फेमस थिंकर हीगल ये कह कर गए हैं कि पीरियोडिक वॉर्स आर नेसेसरी, मतलब समय समय पर युद्ध होते रहने चाहिए, वो ज़रूरी होते हैं। अब ये उन्होंने क्यों कहा, इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि पीरियोडिक वॉर्स एंड पीरियोडिक डिजीजेज आर नेसेसरी, मतलब समय समय पर युद्ध और समय समय पर बीमारियाँ ज़रूरी होती हैं। अब वो क्यों ज़रूरी होती है? आपके लिए तो नहीं, क्योंकि जब भी कोई बीमारी आती है तो आम आदमी, गरीब आदमी तो मरता ही है। चांदी होती है अमीर लोगों की, और ये सच है। आप हंस सकते हैं इस बात पर कि क्या बीमारी भी कोई फर्क करती है, लेकिन ऐसा होता है। दुनिया में जो लोग दिशा निर्देश देते हैं कि ये दुनिया या आप लोग किस तरीके से चलेंगे, कैसे चलेंगे, क्या होगा, नीतियां किस तरीके से बनेंगी, वो लोग इसके दौरान फायदा उठाते हैं और फिर आपको दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरीके से आपकी दुनिया या आपका जीवन आने वाले समय में चलेगा। कोई भी देश हो दुनिया का, वहां पर यही सिस्टम चलता है, जिसे जंगल राज भी कह सकते हैं। भारत भी कोई इससे अलग नहीं है। भारत भी उसी दुनिया का एक देश है जहां पर यह सब चल रहा है। आप खुद देख लीजिए। दुनिया में इतना अन्न उगाया जाता है कि पूरी दुनिया के लोगों को बड़े आराम से 3 वक्त का खाना खिलाया जा सके। लेकिन अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में लगभग 22 करोड़ लोग हर रोज भूखे सोते हैं। मैंने सिर्फ एक देश की बात की है, ऐसा हर किसी देश में है। अफ्रीका जैसे देशों में तो हालात बहुत बुरे हैं, और अमेरिका जैसे देश की बात कर लीजिए, वहां भी गरीबी कोई कम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब इतना अन्न उगाया जाता है कि पूरी दुनिया के लोगों को हर रोज 3 समय का खाना बड़े आराम से मिल सके, तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कंट्रोल और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में अन्न उगाया जाता है, इसका मतलब सप्लाई तो है, डिमांड भी है, क्योंकि लोग भूखे सोते हैं। तो इस डिमांड और सप्लाई के बीच में ऐसी कौन सी चीज आ जाती है कि दुनिया में लोग भूखे सोते हैं? और सिर्फ भूखे सोने की बात नहीं है, यहाँ पर जिंदगी और मौत की बात है। यहाँ पर हर उस चीज की बात है जिसके लिए आप सुबह से शाम तक मारा मारी करते हैं। बात यहाँ पर यह है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कंट्रोल करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है कि जिन भी चीजों की, मान लीजिए कच्चे तेल की सप्लाई रशिया करता है, यूक्रेन करता है अनाज की सप्लाई कुछ देशों में, तो वहां पर जो सप्लाई है वो इंटरप्ट कर दी गई है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़ाई हो रही है तो हम इन चीजों की सप्लाई अब नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड तो वही रह गई। मतलब लोग तो कह रहे हैं कि हमें अनाज चाहिए, कुछ देश कह रहे हैं हमें अनाज चाहिए, भारत जैसा देश कह रहा है कि हमें रशिया से कच्चा तेल चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़ाई हो रही है तो हम कैसे वो ही सप्लाई दे दे जो हम पहले देते थे। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक कनेक्शन था जो कट गया, जिसकी वजह से अब डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस हो गई और कमी हो गई उन चीजों की। अब ये किसके कारण हुआ? ये युद्ध के कारण हुआ। जैसा मैंने पहले कहा, पीरियोडिक वॉर्स आर नेसेसरी। अब जब डिमांड और सप्लाई कट हुई, मतलब उनके बीच का जो कनेक्शन था वो कट गया, तो क्या हुआ? तो महंगाई बढ़ी। अब महंगाई बढ़ी तो उसकी मार किस पर पड़ेगी? क्योंकि जो अमीर हैं वो इसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से चीजें आगे होने वाली हैं, वो अपनी तैयारी कर लेते हैं, और इसकी मार पड़ती है गरीबों पर। गरीबों पर एक और टैक्स लगा दिया जाता है और फिर वो पूरी जिंदगी वो टैक्स भरने में लगा देते हैं। उन नीतियों की, जो नीतियां अमीरों ने बनाई है, उन नीतियों में जो लॉस हुआ है, उन्हें जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो रुपए का लॉस हुआ है, उसे पूरा करने में अपनी जिंदगी बिता देता है। यह है युद्ध के हालात। आज युद्ध पूरी दुनिया में एक बिजनेस बन चुका है। अमेरिका जैसा देश की बड़ी इकोनॉमी आज दुनिया के देशों के बीच में जो युद्ध हुए हैं उन पर टिकी हुई है। आज अमेरिका ने इराक जैसे देशों को, अफगानिस्तान जैसे देशों पर हमला करके, उन पर कंट्रोल करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है और पैसा इकट्ठा किया है। दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है, अब रशिया यूक्रेन के बीच में ही लगा लीजिए, उसके बीच में अगर कोई रोटियां सेक रहा है तो वो अमेरिका जैसा देश सेक रहा है। यही हालात आज पूरी दुनिया में
जब कोई बीमारी आती है, जब कोई महामारी होती है तो भी आते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पेंडेमिक आई, 2020 की महामारी आई, लाई गई जो भी चीज थी, उसमें हुआ क्या, गरीबों की नौकरियां गई। उन्हें एक जो सेटल्ड जगह थी, जहां पर वो सेट थे, उनकी नौकरी अच्छी चल रही थी, परिवार अच्छा चल रहा था, वहां से उन्हें बेघर कर दिया गया और वो अपने घरों में गए, उनकी नौकरियां छूटी, भूखे मरने के हालात हुए थे। भारत सरकार खुद ये कहती है हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया था महामारी के दौरान। इसका मतलब भारत सरकार ये मानती है कि 80 करोड़ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है, वो इतने भी स्टेबल नहीं है कि अगर कोई समस्या आ जाए तो वो खाना भी खा सके। तो हुआ क्या, महामारी के दौरान उन लोगों ने, भूखे मरने की हालत आई उन लोगों के और उनके परिवार के लिए, और दूसरी तरफ अमीर लोगों के साथ क्या हुआ, अमीर लोगों ने पैसा कमाया। जहां एक तरफ गरीब लोगों को प्राइवेट अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियों ने जमकर लूटा और लोगों की जाने गई। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, आप पिन कमेंट में उसका लिंक देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों ने और इंश्योरेंस कंपनियों ने अस्पतालों में लोगों को लूटा। वहीं दूसरी ओर जो अमीर लोग थे उन्होंने जमकर पैसा कूटा। भारत की 20 बड़ी कंपनियां, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी लैब और सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और भारत के नेशनल बिजनेसमैन अडानी, अंबानी, इन सभी ने जमकर पैसा कमाया महामारी के दौरान। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में हर देश में कुछ ऐसे अमीर लोग हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने महामारी के दौरान जमकर पैसा कूटा, जमकर उनकी चांदी हुई। साल 2021-22 में भारत की टॉप 20 कंपनियों ने, जो कंपनियों के नाम मैंने अभी आपको बताए, उन कंपनियों ने 3,80,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बनाया। ये पैसा है भारत के डिफेंस बजट का 2 गुना, भारत के हेल्थ बजट का 4 गुना, और अगर हम पर्यावरण बजट की बात करें जो पूरे भारत में दिया जाता है किसी भी साल के लिए, उसके मुकाबले 125 गुना ज्यादा था। अब आप सोच सकते हैं कि अमीरों ने कितना पैसा कमाया, या मैं कहूं कितनी चांदी लूटी, कितना सोना लूटा इस महामारी के दौरान। और जो मैंने पहले कहा था कि पीरियोडिक वॉर्स एंड पीरियोडिक डिजीजेस आर नेसेसरी, आप उसका कनेक्शन समझ गए होंगे। यहां पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो बीमारियां होती हैं उसमें गरीब मरता है, लुटता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, वहीं अमीर उसके मजे लूटता है। आज बीमारियां भी फर्क करती हैं या उनसे फर्क करवाया जाता है, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना जरूर कहूंगा कि हमें कुछ चीजों में उनकी परिभाषा को बदलना होगा, ये हमें अपने अंदर बदलना होगा, क्योंकि जो हमारी सरकारें, हमारे नेता हमें बताते हैं अक्सर वो सच नहीं होता। जैसे कि विकास नाम की चिड़िया को आज जोड़ दिया गया है अच्छे रोड बनाने से, अस्पताल खड़े करने से। पहले एक एम्स था, आज 20 एम्स पर गर्व किया जाता है। सरकार ये कहती है कि हम 20 एम्स बना रहे हैं, हमने चालू कर दिए हैं इतने एम्स, और 2025 तक इतने चालू हो जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों को हम 200 बेड, 500 बेड का अस्पताल कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 1 मिनट सोच कर देखिए कि क्या अस्पताल बनाना किसी भी विकास का पैमाना हो सकता है किसी भी देश के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बात जरूर सुनिए कि कोई भी अस्पताल अगर बनता है तो वो किसी प्लानिंग के तहत बनता है। एम्स दिल्ली को जब बनाया गया तो उसे अगले 50 से 60 साल का की प्लानिंग रखकर बनाया गया था कि अगले 50 साल में इतने लोग बीमार होंगे तो एम्स दिल्ली उनको काउंटर करेगा, उस भीड़ को काउंटर करेगा। तो जो अस्पताल अब बनाए जा रहे हैं वो ऐसे नहीं बनाए जा रहे कि विकास का पैमाना है कि बनाने ही है, वो बड़ी प्लानिंग के साथ बनाए जा रहे हैं। वो बनाए जा रहे हैं कि बीमारियां इतनी बढ़ेंगी। अब बात आती है कि विकास के पैमाने पर, विकास का पैमाना ये होना चाहिए कि अस्पताल खड़े करने हैं, या विकास का पैमाना ये होना चाहिए कि हमें बीमारियां कम करनी है। 2025 तक इतने एम्स हमारे यहाँ पर चलेंगे कि वो इतने लोगों को काउंटर करेंगे जिनमें इतनी बीमारियां बढ़ेंगी। ये भी विकास का पैमाना होना चाहिए, या ये होना चाहिए कि 2025 तक इतने लोगों को बीमारियां होनी थी, लेकिन हम ऐसी नीतियां लेकर आ रहे हैं कि लोग कम बीमार होंगे। पूरी दुनिया की आज जनरल और पूरी दुनिया की रिपोर्ट, स्टडीज ये कहती है कि साल 2025 तक भारत डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होगा। पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज होंगे।
आज पूरी दुनिया की स्टडीज ये कहती हैं कि भारत में कैंसर के जो केसेस हैं वो लगातार इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि भारत में कैंसर एक महामारी बन चुका है। बस घोषित करना, डिक्लेयर करना बाकी है। तो क्या नीतियां ये नहीं होनी चाहिए, विकास का पैमाना ये नहीं होना चाहिए कि हम साल 2025 तक, 2030 तक कैंसर के मरीजों की संख्या को कम करेंगे? आप सोच कर देखिए कि विकास का पैमाना क्या होना चाहिए। सच तो ये है कि हम सच सुनना नहीं चाहते, हम सच को जानना नहीं चाहते कि सच क्या है। जो सरकार हमें बताती है, जो नेता हमें बताते हैं, हम वही विश्वास करते हैं कि उस सरकार ने इतने अस्पताल नहीं बनाए, इसने इतने बनाए हैं तो ये विकास कर रही है। लेकिन सच पूछिए, विकास का पैमाना कुछ अलग है। जो सरकारें आपको दिखा रही है वो नहीं है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पीरियोडिक वॉर्स एंड पीरियोडिक डिजीजेज आर नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं है। वो सिर्फ नीतियां बनाने के लिए उन लोगों ने तैयार किया है। वो मंदी को लाते हैं, वो महंगाई को लाते हैं, वो समय समय पर डिमांड और सप्लाई का कनेक्शन को काट देते हैं ताकि आपके ऊपर महंगाई की मार पड़े, ताकि आप रोटी के लिए, मकान के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए ही इधर उधर सुबह से शाम तक घूमते रहें और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी काट दें। वो नहीं चाहते कि आप इससे ऊपर भी कुछ सोचें, क्योंकि अगर युद्ध नहीं होंगे, अगर बीमारियां कम होंगी तो आपको भी अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा और आप इन सब चीजों से ऊपर सोचने लगेंगे। और जब आप इनसे ऊपर सोचने लगेंगे तो आप भी सरकार से गलत ठीक का सवाल करने लगेंगे। आप भी सरकार से सवाल करने लगेंगे कि विकास का सही पैमाना अस्पताल बनाना नहीं है, विकास का सही पैमाना रोड बनाना नहीं है, विकास का सही पैमाना है कि अगर रोड पर चला जाए तो बिना दारू पिए चला जाए। उन कानून जो बने हुए हैं उनको ठीक करना होगा। विकास का पैमाना है कि अस्पताल न बनाए जाएं, बीमारियां कम की जाएं, ऐसी नीतियां बनाई जाए। तो ये सवाल उठने लगेंगे और कोई भी सरकार, चाहे किसी भी देश की सरकार हो पूरी दुनिया में, वो नहीं चाहती कि उसके लोग ऐसे सवाल अपनी सरकारों से या उनके नेताओं से करें। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।